हेलो एवरीवन एंड सुगम वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया क्या है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी अतलग उत्तरीय प्रश्न जितने भी आपके महत्वपूर्ण हैं इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो गाइस आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डालोगे आर्थिक क्रिया, फिर आप इसमें लिखोगे कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। यानी आर्थिक क्रिया हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया हम किसे कहेंगे? यानी जिसका संबंध मानवीय यानी जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं और उनको हम संतुष्ट करते हैं सीमित साधनों के उपयोग से, तो वो हो जाएगा आर्थिक क्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि साधन कीमत निर्धारण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं तात्पर्य बोलने वाली थी तो यहाँ पर लिखा है अभिप्राय। साधन कीमत निर्धारण से क्या अभिप्राय है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है साधन कीमत निर्धारण। ठीक है, ये आप ब्लैक पेन से डालोगे या फिर ब्लैक स्केच का यूज़ करोगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि इसका संबंध बाजार की विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लिखना है दूसरे शब्दों में। और देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप लिखोगे दूसरे शब्दों में तो फिर देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है और ये आपको इतना ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, कि दूसरे शब्दों में। इसके बाद आप लिखोगे इसका संबंध भूमि की कीमत यानी लगान, श्रम की कीमत यानी मजदूरी, पूंजी कीमत यानी ब्याज के निर्धारण से है। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है। क्लियर हो गया ये प्रश्न? अब देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको भी पता है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न आपका है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडिंग डालोगे। यहाँ पर अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र हेडिंग डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से पहले आपको हेडिंग डालनी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, फिर इसका आंसर आप इस तरह से दोगे। ओके, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखिएगा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसी तरह में सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर इसी तरह से कराने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो प्रश्न आपका है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से आपको लिखना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, सूक्ष्म। ओके, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसमें हम छोटी चीज़ों को ज्ञात करते हैं वो हो जाता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वही हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे एक व्यक्ति यानी व्यक्तिगत इकाई का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा।
और वही अगर हम राष्ट्र की पूरी आय मतलब राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे तो वो आएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि विनिमय से क्या आशय है, यानी एक्सचेंज क्या है, विनिमय से क्या आशय। देखिए ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही प्रश्न है कि विनिमय से क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डालोगे विनिमय, और फिर आप इसका आंसर लिखोगे कि विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। समझ आ गया विनिमय क्या है? दोबारा से देख लो। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु का किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय समझते हो, क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को हम कीमत निर्धारण भी कहते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। यानी अगर आपसे इस तरह से प्रश्न आस्क किया जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या फिर इस तरह से प्रश्न आए कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, तो आंसर आपको यही लिखकर आना है। आप हेडिंग डालोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिर इसके बाद इसका आप आंसर लिखोगे। देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय। देखिए अगर यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र होता तो एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करेंगे, और यहाँ पर देखिए समष्टि अर्थशास्त्र है तो समष्टि अर्थशास्त्र में यानी समष्टि अर्थशास्त्र विशाल अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो इसमें हम पूरी राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। समझ आ गया इतना। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वस्तु कीमत निर्धारण क्या है। तो वस्तु कीमत निर्धारण क्या है, देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत निर्धारण से है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। ये प्रश्न भी आपको देख लेना है। कई बार इसको भी बोर्ड एग्जाम में रखा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। दोबारा से देख लो। प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु दो का प्रतिस्थापन करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं वो आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।